हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अभियंता कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कोविड की वजह से अपना जो ऑफलाइन क्लासेस था वो बंद हो गया था, चल नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी नियम कानून बनाया जा रहा है उसके हम लोग पालन करते हुए अपने क्लास को बंद कर दिए थे। तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से हम इस चैप्टर को चालू कर रहे हैं, जो कि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है 10th मैथमेटिक्स। सबसे पहला जो अपना यूनिट है वास्तविक संख्या। आपका फर्स्ट यूनिट वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जितना भी बेसिक टर्म आता है इस चैप्टर के अंदर में, जो भी बेसिक टर्म आएंगे सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। कितने लोग इसमें जानते भी होंगे, ये सब 9th 8 सब पढ़ चुके हैं आप लोग, 8 9 में सब पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार इसको रिवाइज करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बिना ये रियल नंबर हम लोग जो चैप्टर है इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे देखिए ये प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रहा है। ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। ABCD का जो कैपिटल N होता है उस हम लोग n से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दर्शाना बोलते हैं। इसको हम लोग दर्शाते किससे हैं? तो n से। तो देखिए इसलिए यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसे आप जितना चाहे उतना आगे तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ की पॉइंट आता है, नोट में करके इसको लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 1 को बोला जाता है। देखिए सबसे छोटा 1 ही है, क्योंकि 1 से ही ये प्राकृतिक संख्या शुरू हुआ है, तो इसीलिए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होगा। उसके बाद बाकी की संख्याएं आएगी। आप अच्छे से समझ गए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो टर्म है आपका, हम लोगों ने ये प्राकृतिक संख्या देख लिया। अब देखिए ये पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। देखिए होता क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, एक प्राकृतिक संख्या का परिवार है, उस परिवार के जो भी समूह है उसमें जीरो के लाकर हम बैठा दें। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, जी हाँ प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, तो प्राकृतिक संख्या यही है ना 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए ये 1 2 3, यहाँ पे और अगर हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो 4। ये प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को लाके हम बैठा दें, मतलब इसमें हम जीरो जोड़ दें, तो इस प्रकार से जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। आ रहा बात समझ में? देखिए क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो जोड़ देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए ये जो पूर्ण संख्या होता है इसको हम लोग दर्शाते किस चीज से हैं? सबका अपना अपना एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। सबको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। उसी तरह से ये पूर्ण संख्या जो है इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। कहीं पे भी इसको W से ही सूचित किया जाता है, तो इसलिए W इक्वल टू, मतलब ये पूर्ण संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो 0 1 2 3 4, ये कहां तक लिखा जा सकता है? आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आइए इसमें कुछ बेसिक टर्म है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ये देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछता है कि सबसे छोटी समपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी समपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा तो सम संख्या यही ना है 2, और सबसे छोटा भी है, क्योंकि इसके बाद 4 भी सम संख्या है, लेकिन 2 से बड़ा हो जाएगा 4। ठीक है, इसलिए
2 क्या हुआ, सबसे छोटी समपूर्ण संख्या हुआ। उसी तरह से सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या की बात करता है तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा, उसके बाद बाकी की संख्या है 1 3 5 7 9 इस तरह से आता रहेगा। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। क्या चीज, तो सबसे छोटी समपूर्ण पूर्ण संख्या कौन सा होता है जी, तो 2 होता है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सा होता है, तो 1 होता है, जिसको हम लोग पूर्णांक भी बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक। अब हम लोग इंटीजर के पास आते हैं। यहाँ पे इंटीजर, ये पहला टर्म प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं, क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए क्या बोला, प्राकृतिक संख्या आपको मालूम है किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं हुआ, अरे भाई ये 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या हुआ। तो वही बोला प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, इसमें अगर हम शून्य जोड़ देते हैं एवं ऋणात्मक, मतलब इसके पहले अगर कोई माइनस वाला टर्म जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे संख्या नहीं पूर्णांक बोलिएगा, यहाँ पे पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो बात आ गया समझ में। चलिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से प्राकृतिक संख्या को n से हम लोग डिनोट किए, पूर्ण संख्या को w से डिनोट किए, उसी तरह से ये जो पूर्णांक है उसको हम लोग z से डिनोट करेंगे, z से दर्शाएंगे। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, तो ये देखिए यहां से प्राकृतिक संख्या शुरू हो रहा है आपका, प्राकृतिक संख्या में 0 भी जुड़ा हुआ है और ये ऋणात्मक संख्या भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो समूह बना, चलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको इस वीडियो को पॉज करके आगे की तरफ दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक जो है कुछ नीचे पोर्शन ढक गया था। ये देखिए पूर्णांक जो इंटीजर है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पे जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग z से इंडिकेट करते हैं, तो z इक्वल टू आपका जो है हो जाएगा। देखिए ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या हुआ। अब प्राकृतिक संख्या में ये 0 जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, 0 हो गया। और ये आपका ऋणात्मक संख्या है। तो इस सभी को मिलाने के बाद इसके समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। देखिए अब ये जो पूर्णांक है, इंटीजर है, इसको 3 पार्ट में बांटा है। इस इंटीजर को 3 पार्ट में बांटा, यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांटा। तो देखिए एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है, एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है और एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सब धनात्मक संख्या है। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें सब में प्लस लगा हुआ है ना, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इसमें सब में प्लस लगा हुआ है। तो इस सब में प्लस लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोल दिए। अब देखिए इस सब में माइनस लगा हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, ऋणात्मक पूर्णांक बोल दिए। इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो अब बच गया क्या, तो ये धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये दोनों को छोड़ के बचा कौन सा, 0। तो ये देखिए 0 जो होता है वो उसको हम लोग शून्य पूर्णांक बोलते हैं, इसको हम लोग शून्य पूर्णांक बोलते हैं। या इसको हम लोग नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ना तो ये नकारात्मक है और ना ही धनात्मक संख्या है। बात आया समझ में। तो 0 क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। आप इसको एक सीरीज में ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, अच्छे से इसको ध्यान में रखिए।
इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए इसके बाद फोर्थ जो टर्म है, हम लोगों ने 3 टर्म देख लिया था, चौथा टर्म है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में देखिए। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपका जो पेपर आएगा, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका परिमेय और अपरिमेय सिर्फ पहचानने के लिए रहता है। इससे एक क्वेश्चन आपका एकदम श्योर एंड सर्टेन 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। सिर्फ आपको अगर समझ में आ गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं तो समझिए कि 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या बोला कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए p/q कहने का मतलब हुआ कि p/q के रूप में रहेगा, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर तो बोलते ही है। तो ये जो है p और q बोले कि जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। देखिए p और q क्या है आपका, ये पूर्णांक संख्या है। तो सहअभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का अगर हम फैक्टर तोड़े तो उसमें कॉमन एक ही आएगा, p का भी और q का भी फैक्टर क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक दिया है कि q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला जो दिया हुआ है जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा, नीचे वाला कभी भी टर्म अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जैसे 1/0 अगर लिख दिया जाए, 5/0 लिख दिया जाए, तो देखिए p/q के रूप में है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये p/q के रूप में तो दिखाई दे ही रहा है, p/q के रूप में दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जो q जो है, q ये क्या है, ये 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। कंडीशन आपको पहले ही बता दिया था कि q जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू होगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल लेके देख लीजिए, 0 है तो अब जो 0 है तो देखिए 0 है तो 0 ऊपर है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिखेंगे तो कोई इसमें फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 0/1 तो देखिए p/q के रूप में हो गया। p 0 के बराबर हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए 1, तो इसको हम लोग नीचे 1 लिख देंगे तो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखिए 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो ये भी p/q के रूप में हो गया। ये 5/6 p/q के रूप में है, ये 22/7 भी p/q के रूप में है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप मार्किंग कर लीजिए, एक यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों आपको टर्म दिखाई दिया, यहाँ पे 22/7 और पाई, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं और पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका रीजन क्या है ये पहले समझ लीजिए। चलिए पहले अपरिमेय समझा देते हैं, तब इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, बोला कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वो रूट के अंदर में रहेगा, रूट के बाहर कभी वो संख्या नहीं आ सकता है। जैसे देखिए √2 कहने का मतलब हुआ कि √2 जो है वो कभी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर √2 का अगर आप बाहर निकलने जाते हैं तो 1.41 ये समथिंग आएगा, ये करके इनफाइनाइट तक, ये कभी कटने वाला वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है तो इसलिए इसको रूट के अंदर में रखा गया है और इसीलिए इसको क्या बोला गया, अपरिमेय संख्या बोला गया। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं निकले, जैसे √5 है ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, √10 है ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई भी रूट के अंदर वैल्यू ले लीजिए, कोई भी रूट, जैसे मान लीजिए 5√10 है तो ये 10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये पूरा जो टर्म है ये भी क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। आया बात समझ में? चलिए अब पूछिएगा
कि 22/7 को आप परिमेय बोले और पाई को अपरिमेय बोले। ऐसे कैसे बोले? देखिए कहीं कहीं पे पाई का वैल्यू आपका 22/7 भी दिया रहता है, कहीं पे 3.141 भी दिया रहता है। तो ये जो पाई है ना, ये पाई है ना, इसका वैल्यू जो यहाँ पे दिया है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं है। तो वैल्यू फिक्स नहीं होने के कारण ये जो पाई है, पाई को हम रख दिया अपरिमेय में, और ये 22/7 ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि p/q के रूप में दिखाई दे रहा है, ये p/q के रूप का है, इसीलिए इसको हम क्या बोले? परिमेय संख्या बोले। आया बात समझ में? तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसको आप स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहता है पेपर में। आपका जो ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन एकदम श्योर एंड सर्टेन है इससे मिलेगा। आप पेपर उलटिएगा, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया है तो एक आपका ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वास्तविक संख्या। अब देखिए इसके बाद आपका छठा टर्म है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है ना, वास्तविक संख्या जो होता है, अभी आपने जो पढ़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देने के बाद, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से एक बार कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वही हम यहाँ डिफिनेशन में लिखे हुए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए √2 को हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, √5 भी वास्तविक संख्या के अंदर आएगा, -2 3 और 5√3 ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। तो देखिए अपना जो चैप्टर है जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है वास्तविक संख्या, अब यहाँ से अपना चैप्टर चालू होता है रियल नंबर। ये आपका यहाँ से चालू होगा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। इससे पहले कुछ और टर्म हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसको समझा देते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। अब देखिए इसके बाद जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है, 7वां टर्म है सम संख्या। इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे आपका। सम संख्या जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, बोले कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। पूरी विभाजित कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी अंक दिया रहे उसमें 2 से आप भाग दें, भाग देने के बाद उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, मतलब शेषफल 0 हो जाता है, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 ये जितने भी संख्याएं दिखाई दे रही है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विषम संख्या जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। बोला कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, कुछ शेष बच जाता है, तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं तो 1 3 5 7 9 ये जो है आपका विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 8 था, तो 8 में जब हम 2 से भाग दिए तो 2 चौके 8, ये देखिए पूरा कट गया ना, यहाँ पे 0 शेष बचा तो हम इसको सम संख्या बोल दिए। ठीक है, उसी तरह से हम 9 ले लेते हैं, 9 में आप भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे शेष 1 बचा कि नहीं बचा, तो इस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये सारी संख्या है, इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका 7वां सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटे। देखिए क्या बोला है कि वैसी संख्या द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय वन सेल्फ वन एंड इटसेल्फ। बोला कि वैसी संख्या
जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, तो इस प्रकार से जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 ये जो दिखाई दे रहा है ये सब अभाज्य संख्या है। एग्जांपल देख लीजिए, इसको फैक्टर तोड़ के, ये जो 2 है या तो इसको हम 1 से विभाजित कर सकते हैं या 2 से, मतलब 1 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से जो यहाँ पे 3 है या तो 1 से भाग लगेगा या 3 से भाग लगेगा। उसी तरह से जो 5 है वो 1 से भाग लगेगा या 5 से भाग लगेगा। आया बात समझ में ना? तो क्या बोला था कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटे। देखिए 1 से कट रहा है, अपने आप कहने का मतलब हुआ 2 है तो 2 से ही कटेगा, 3 है तो 1 से तो कटेगा ही और 3 से ही कटेगा। तो इस प्रकार से बनी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार इन शॉर्ट में आपको रिवीजन कर देते हैं कि आपको पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 के बाद जो 9 है, हम 9 को क्यों नहीं लिए? 9 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले क्योंकि देखिए 1 से भी इसमें विभाजित हो सकता है, ये 3 से भी और 9 से भी, तो 1 से ज्यादा हो गया ना, तो 1 से ज्यादा हो गया, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यानी लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? आपका आंसर 2 ही होगा। आया बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग जितने भी टर्म आने वाला है उसको हम लोग अच्छे से देख लिए। अब देखिए इसके बाद ये नीचे वाला क्वेश्चन ढक गया था जो आपको समझाए थे, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 2 का फैक्टर तोड़े तो 1 × 2, मतलब 2 जो है 1 से तो विभाजित होगा ही, और 1 के अलावा अपने आप से विभाजित हो रहा है, मतलब 2 से हो रहा है। 3 जो है 1 से विभाजित होगा और 3 1 के अलावा क्या अपने आप मतलब 3 से विभाजित होगा। उसी तरह से 5 1 से तो विभाजित होगा ही और अपने आप मतलब 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार के जितना भी संख्या मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वास्तविक संख्या कहलाता है, सॉरी अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या की अगर बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है? आंसर 2 ही होगा, क्योंकि देखिए ये 2 से छोटा अभाज्य संख्या नहीं है ना, अभाज्य संख्या तो 2 ही से शुरू हो रहा है। अब बोलिएगा सर 1 क्यों नहीं हुआ? 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं बोला गया? तो 1 को मेरे भाई इसलिए नहीं बोला गया कि यहाँ पे देखिए 1 को जब डिवाइड कीजिएगा तो एक ही से ना डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई और इसका गुणनखंड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अभाज्य संख्या बोला था कि 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, कम से कम इसका 2 फैक्टर होना चाहिए। एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक अपने आप से डिवाइड होगा, इसलिए 1 नहीं हुआ। कहां से शुरू हुआ? 2 से शुरू हुआ। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब इन शॉर्ट में एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जो कुछ भी हम पढ़े हैं सबसे पहले रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखिए पहला जो है आपका प्राकृतिक संख्या था। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बताए थे कि गिनती के संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको n से हम लोग डिनोट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है। दूसरा देखिए आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या है, इसी के समूह में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो हमारा जो संख्या बनता है क्या होता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या वो के समूह में 0, देखिए प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या हो गया, इसके समूह में 0 और निगेटिव नंबर जिसको ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो इस प्रकार से जो समूह बनता है, इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है,
अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ये देखिए 0 के बाद जो संख्या है 1 2 3 4 5 में जितना भी प्लस वाला संख्या दिखाई देता है इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। हिंदी में हम लोग धनात्मक संख्या इसको बोलते हैं, इसे धनात्मक संख्या बोला जाता है। और ये जो माइनस वाला दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं या इसको ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। तो अब देखिए इधर धनात्मक हो गया, इधर ऋणात्मक हो गया, बीच में एक संख्या दिखाई दे रहा है, ये है 0। तो 0 जो संख्या है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ये ना तो ऋणात्मक संख्या है और न ही धनात्मक संख्या है। तो ये क्या है? तो ये आपका इसको हम लोग बोलेंगे 0 पूर्णांक, इसको 0 पूर्णांक भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग परिमेय संख्या पढ़े थे। तो परिमेय संख्या में क्या देखे थे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पे q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और p और q जो होगा क्या होगा, वह एक पूर्णांक होगा, मतलब p और q का वैल्यू एक पूरा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए वही बात देखिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p और q क्या है आपका पूर्णांक है और q जो है मतलब नीचे वाला जो वैल्यू है क्या है 0 के बराबर नहीं है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए ये 0 तो 0/1 लिख सकते हैं ना, 1/1 लिख सकते हैं ना, 5/7 22/7। इसके बारे में बोले थे इसको मार्किंग कर लीजिएगा, इसके बारे में समझा रहा है भैया आपको। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखे थे। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे √2 ये बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, √5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब देखिए ये जो है पाई, इसको हम लोग हमेशा इसे अपरिमेय संख्या के अंदर में ही रखा जाता है। ठीक है, तो पाई को अपरिमेय बोलते हैं और 22/7 को परिमेय बोलते हैं। पाई को अपरिमेय क्यों बोला गया? क्योंकि पाई का वैल्यू कभी आपको 22/7 देगा और कभी भी 3.141 देगा, ये जो होता है इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए ये निश्चित नहीं है, तो अपरिमेय संख्या इसको बोला गया। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या है। तो देखिए ये परिमेय और अपरिमेय, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनती है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए तब वास्तविक संख्या में हम लोग क्या देखें? देखिए 5√3, तो 5 देखिए ये परिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय, ये दोनों का संयोग से बना हुआ है, ये भी है, ये सब जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। उसके बाद देखिए सम संख्या। तो बताए थे आपको कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 2 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कुछ शेष बच जाता है, इस प्रकार से बनी संख्या विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 9 ये सारी विषम संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका फैक्टर तोड़ने पर, गुणनखंड करने पर एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, 2 के कम से कम उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 से कम होगा तभी भी उसको अभाज्य नहीं बोलेंगे। जैसे ये 2 है तो 2 जो है आपका 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा ये। ठीक है, और आपको बताया था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, आप रिवीजन करके आइए, हम लोग बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।